साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की रैली से देशभक्ति की नई परिभाषा सबके सामने रखी है। उनका कहना था कि देशभक्ति का अर्थ केवल सीमा पर अपने प्राणों का बलिदान देना ही नहीं है, और अभी जो चल रहा है उस परिस्थिति में इसका अर्थ है जिम्मेदारी से जीना और अपने दैनिक जीवन में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करना। अब इसका मतलब यह हुआ कि अब सिर्फ बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। और फिर शुरू हुई वो बहस जिसे प्रधानमंत्री ने नाम दिया है आर्थिक आत्मरक्षा का। उन्होंने लोगों से कई सारी अपीलें की, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम को फिर से शुरू करें, गैर जरूरी यात्राएं कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग अपनाएं, पेट्रोल डीजल बचाएं, 1 साल तक शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने से बचे, विदेश यात्राएं, डेस्टिनेशन वेडिंग को टाले, लोकल सामान खरीदे और वगैरह वगैरह। इसके साथ रासायनिक खाद पर निर्भरता को भी घटाने के लिए उन्होंने कहा है। और इन सब चीजों के पीछे सिर्फ एक कारण है कि देश की विदेशी मुद्रा को बचाने की कोशिश। तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अचानक जनता से ये सब क्यों कह रहे हैं? क्या ये सिर्फ महंगाई से बचने की सलाह है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक डर छिपा हुआ है? ये तो हम सबको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा कमजोर बिंदु है तेल आयात। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेश से कच्चे तेल के रूप में खरीदता है, और पश्चिमी एशिया में युद्ध हो रहा है, जिससे एक तो तेल का उत्पादन कम हुआ है, जिससे तेल की कीमतें भी आसमान छूती जा रही है। और ये तो हम सबको पता है कि तेल की कीमतें सिर्फ बाजार में नहीं बढ़ती है, वो सीधे भारत के बजट, रुपए, महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार पर हमला करती है। पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ आपकी बाइक का खर्च नहीं बढ़ता, सब्जी भी महंगी होती है, किराया बढ़ता है, फैक्ट्रियों की लागत बढ़ती है, हवाई यात्राएं महंगी होती है, हर चीज की कीमत धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। यानी एक गोली वहां चलती है और उसका बिल यहां आम आदमी भरता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। कोविड के समय हम सब ने घर से काम करना सीखा था, ऑफिस की मीटिंग मोबाइल स्क्रीन पर आ गई थी, लोग रोज सड़कों पर नहीं निकलते थे, ट्रैफिक घट गया था और ईंधन की खपत भी कम हुई थी। मोदी अब उसी मॉडल को फिर से एक आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर लाखों लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन भी घर से काम करेंगे तो लाखों लीटर पेट्रोल डीजल बच सकता है। यानी घर बैठकर लैपटॉप खोलना भी इस समय देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग की बात भी अभी के समय में सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रह गई है, ये डॉलर बचाने का तरीका भी बन गया है। जब 5 लोग 5 कारों की जगह 1 कार में जाते हैं तो सिर्फ ट्रैफिक कम नहीं होता है, भारत का तेल आयात भी थोड़ा सा कम होता है। मेट्रो, बस, लोकल ट्रेन इस समय सिर्फ सुविधा नहीं है, आर्थिक सुरक्षा की लाइन बन सकती है। पर इसके साथ सबसे ज्यादा चर्चा मोदी के सोने वाली अपील पर हो रही है, क्योंकि भारत में शादी और सोना कोई अलग चीज नहीं मानी जाती है। सोना यहां भावना है, परंपरा है, सुरक्षा है, स्टेटस है। लेकिन संकट के समय यही सोना विदेशी मुद्रा पर दबाव बन जाता है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है सोने का। इसीलिए कम से कम 1 साल तक शादी ब्याह के लिए गैर जरूरी सोना खरीदने से बचने में कहा गया है। इसमें मदद मिल सकती है। और यह शादी की खुशी कम करने की बात नहीं है, ये देश की आर्थिक सांस को बचाने की बात है। और ये सेम बात विदेशी यात्राओं, डेस्टिनेशन वेडिंग पर भी लागू होती है, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने कई बार पहले भी की है। अगर भारतीय परिवार अपना पैसा विदेश से खर्च करने से बचेंगे तो वो पैसा भारत की अर्थव्यवस्था के बाहर नहीं चला जाएगा, लेकिन वही पैसा अगर भारत के पर्यटन स्थल, होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट या लोकल बाजार में खर्च होता है तो देश के अंदर रोजगार बनता है। यानी इस समय गोवा, कश्मीर, राजस्थान, केरल, उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट में छुट्टी मनाना भी एक तरह का राष्ट्रवाद है। इसके साथ उन्होंने रसोई और खेत दोनों को इस आर्थिक युद्ध का हिस्सा बताया है। खाने के तेल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। पहली नजर में यह अपील थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण है। भारत खाद्य तेल भी भारी मात्रा में आयात करता है। अगर हर परिवार थोड़ा थोड़ा तेल कम इस्तेमाल करेगा तो स्वास्थ्य भी सुधरेगा और आयात बिल भी घटेगा। इसी तरह किसानों से भी रासायनिक खाद के उपयोग कम करने और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि दुनिया क्या कर रही है? क्या सिर्फ भारत ही जनता से बचत की अपील कर रहा है? तो ऐसा नहीं है। दुनिया के कई देश अपने अपने तरीके से इस संकट से लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने लोगों से कहा है कि जितनी जरूरत हो उतना ही ईंधन खरीदे। न्यूजीलैंड ने मध्यम आय वाले परिवारों को राहत देने के लिए नगद सहायता का रास्ता चुना है।
फ्रांस कम आय वाले लोगों को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है ताकि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाए। इंडोनेशिया ने सरकारी कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है ताकि ईंधन की खपत घटे। यूरोप भी अपनी ऊर्जा व्यवस्था को नवीनीकरण की ओर धकेल रहा है। हालांकि कुछ देश ईंधन के दबाव में कोयले की तरफ लौट रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने पुराने विकल्पों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया एक ही बात समझ चुकी है कि ऊर्जा जो है वो सिर्फ बिजली पेट्रोल का मामला नहीं है, अब ये राष्ट्र सुरक्षा का भी मामला है। और ये भी साफ है कि अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जा रहे हैं, युद्ध सप्लाई चेन में, तेल बाजार में, डॉलर की चाल में भी लड़े जा रहे हैं। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।